आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो आज क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं क्रिया वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना, पढ़ से पढ़ना, यानी ये सारी क्रिया है। लिखना, हंसना, पढ़ना ये हिंदी की क्रियाएं हैं। इन्हीं को संस्कृत में धातु कहते हैं और उनको लिखते हैं लिख, हंस, पढ़ आदि रूपों में लिखते हैं। यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है, यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है या कोई कार्य होता है तो उन पदों को क्रियापद कहते हैं। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया के प्रकार कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं। यानी अलग अलग आधारों पर क्रिया के कई भेद होते हैं। तो उन्हीं में से पहला भेद है कर्म के आधार पर क्रिया। यानी कर्म के आधार पर क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। एक अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। तो अभी हम कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, ये हमने देख लिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सबसे पहले बात करते हैं अकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर कर्म नहीं होता है, कर्ता होता है, क्रिया होती है लेकिन कर्म नहीं होता, तो वहां जो क्रिया का प्रभाव है वो सीधा कर्ता पे पड़ता है। जैसे कविता हंसती है, यानी यहाँ हंसना क्रिया है और कविता करता है, तो जो क्रिया है, कर्ता क्रिया है वो कविता के अनुसार है, यानी कर्ता के अनुसार है। उसी प्रकार टीना सोती है, क्योंकि यह लड़की है इसलिए सोती है। और अगर यहाँ कोई लड़का होता तो सोता आता, जैसे राहुल सोता है, क्योंकि यहाँ जो क्रिया प्रयुक्त हो रही है वो किसके आधार पे? कर्ता के आधार पे। अगर कर्ता लड़का होता तो क्रिया बदल जाती। तीसरा है बच्चा रोता है। अगर यहाँ होती बच्ची तो आता बच्ची रोती है, क्योंकि यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार कार्य कर रही है, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया अलग आती है और अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया अलग आती है। उसी प्रकार दूसरा प्रकार है कर्म के आधार पर क्रिया का सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब वो वाक्य है जिसके अंदर कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो वहां जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़ता है। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, यहां जो क्रिया है पीना वो किसके आधार पे है? कर्म के आधार पे है, दूध के आधार पे है। दूसरा है नीतू खाना बना रही है, यानी यहाँ जो क्रिया है बनाना वो खाना से संबंधित है। अगर ये बीच में कर्म नहीं होता खाना तो वाक्य क्या बनता? नीतू बना रही है। क्या बना रही है? वाक्य सही नहीं बना। इसलिए ये क्रिया का संबंध यहाँ खाना से है और यहाँ क्रिया का संबंध दूध से है, यानी कर्म से है। इस प्रकार जिस क्रिया के अंदर कर्म प्रयुक्त होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिसके अंदर कर्म प्रयुक्त नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। कौन से? पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। पहले एक कर्मक क्रिया को देखते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन भोजन कर रहा है, यानी यहाँ भोजन एक कर्म है तो करना जो क्रिया है वो भोजन से संबंधित है। तो जिस वाक्य के अंदर एक कर्म होता है उसको एक कर्म क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार
द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। छात्रों और भूगोल, यहां दो कर्म है, छात्रों और भूगोल। तो पढ़ा रहे हैं क्रिया वो द्विकर्मक क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार पढ़ने के बाद बात करते हैं प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। यानी जो जितने भेद होते हैं वो बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो वो सामान्य क्रिया होती है। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई, तो यहाँ एक ही क्रिया है, जाना और आना, दोनों वाक्यों में एक एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर दो भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं होती है, यानी दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे ममता ने खाना बना लिया, यहां बनाना एक क्रिया है और लेना दूसरी क्रिया है, तो बनाना और लेना। दूसरा वाक्य देखो, मोहन ने खाना खा लिया, इसमें भी खाना और लेना। यहां तो खाना भोजन की बात है जो कर्म है, और यहां खाना क्रिया है, खाने की क्रिया, भोजन करने की जो क्रिया होती है उसको खाना बोलते हैं। तो यहां दोनों में ये संयुक्त क्रिया है क्योंकि इसमें दो भिन्न भिन्न अर्थ वाली दो क्रिया इसमें है। पहले में है बनाना और लेना, दूसरे में है खाना और लेना। संयुक्त क्रिया के बाद आती है तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य के अंदर जो कर्ता होता है वह खुद क्रिया न करके किसी दूसरे से क्रिया करवाता है। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, यहाँ राम स्वयं पत्र न लिख के किसी दूसरे से लिखवाता है, यानी क्रिया किसी दूसरे से करवाता है। उसी प्रकार कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, यहाँ कविता है वो सविता से पत्र पढ़वाती है, यानी स्वयं न पढ़ के कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। इसके बाद में है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मान लीजिए किसी वाक्य में दो क्रिया एक साथ आई है और एक क्रिया पहले पूर्ण हो गई, उसके बाद में दूसरी क्रिया आई है, तो जो पहले पूर्ण हो गई वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, राम पढ़कर सो गया। यहां पढ़ना और सोना दो क्रियाएं हुई है, लेकिन पहली क्रिया पढ़ने की है। पढ़ने की जो क्रिया है वो पहले पूर्ण हो चुकी है, यानी राम पढ़कर, यानी पढ़ चुका है राम, उसके बाद में सो गया, तो पढ़ने के बाद में सो गया। तो ऐसा वाक्य जिसके अंदर दो क्रियाएं होती है लेकिन एक क्रिया पहले पूर्ण हो जाती है, दूसरी क्रिया उसके बाद में होती है, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। लेकिन ध्यान रखें, पूर्वकालिक क्रिया जो पहले पूर्ण हो जाती है उसी को कहते हैं, बाद वाली को नहीं। पूर्वकालिक क्रिया के बाद आती है नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंग से रंगना, लज्जा से लज्जाना, अपना से अपनाना, गर्म से गरमाना, चमक से चमकाना आदि वो शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द से बनते हैं। उसके बाद है कृदंत क्रिया। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया पद कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता, चलकर। यहां चल शब्द के आगे प्रत्यय लगने से नए नए शब्द बने हैं। जैसे ना प्रत्यय लगने से चलना, ता लगने से चलता और कर लगने से चलकर।
उसी प्रकार लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। तो जिस क्रिया में प्रत्यय लगते हैं वो क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। क्रिया का अगला प्रकार है सहजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होती है वहां सहजातीय क्रिया होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, यहाँ लड़ाई शब्द कर्म है तथा लड़ना क्रिया है, लेकिन ये दोनों एक ही धातु से बने हैं। उसी प्रकार बच्चे खेल खेल रहे हैं, इसमें खेल शब्द, पहला जो खेल शब्द है वो कर्म है और दूसरा है वो क्रिया है, खेलना। तो यहाँ कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हैं, तो वहां सहजातीय क्रिया होती है। क्रिया का अगला प्रकार है सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। यानी मूल क्रिया जो होती है अगर वह पूर्ण नहीं हो पाती है तो उसकी सहायता करने वाला जो पद होता है उसको सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल पढ़ता है, यहां पढ़ना क्रिया है, लेकिन है शब्द जो है वो इसकी क्रिया की सहायता करने वाला पद है जो क्रिया को पूरा करता है। उसी प्रकार श्याम ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है, तो यहाँ दी है शब्द क्रिया को पूरा करता है। तो जहां मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद होते हैं जो क्रिया को पूरा करते हैं तो वहां सहायक क्रिया होती है। इस प्रकार प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की होती है। पहली है सामान्य क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी पूर्वकालिक क्रिया, पांचवी नाम धातु क्रिया, छठी कृदंत क्रिया, सातवीं सहजातीय क्रिया और आठवीं सहायक क्रिया। क्रिया के इन प्रकारों के अलावा काल के आधार पर भी क्रिया 3 प्रकार की होती है। देखिए, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। काल के अनुसार जो क्रिया होती है, जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली है भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, राम पुस्तक पढ़ रहा था, यानी ये जो कार्य है ये भूतकाल में हो चुके हैं। दूसरा जो प्रकार है वो वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कमला गाना गाती है, सीता खाना बना रही है, या कमला और सीता के द्वारा कार्य है वो वर्तमान में भी जारी है। जैसे कमला गाना गाती है, कमला है वो वर्तमान में गाना गाने का कार्य करती है और सीता है वो खाना बना रही है। तीसरा जो प्रकार है वो है भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कविता कल जयपुर जाएगी, यानी आने वाला जो कल है उस दिन कविता है वो जयपुर जाएगी। श्याम पत्र लिखेगा, यानी श्याम है वो भविष्य में पत्र लिखेगा। तो इस प्रकार काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक क्रिया।